नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार झा है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक में आपको जेएनयू के एमए का जो एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर है वो कैसे क्रैक करना है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। इससे पहले मैं ये बता दूं कि हम डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने जेएनयू का एमए 2008 से 10 के बीच में क्रैक किया था और मैंने एमए 2008 टू 2010 के बीच में ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी भी यहीं से किया है। वो सारा मेरा स्ट्रीम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री रहा है। तो आपको क्या क्या करना है जेएनयू के एमए एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो आप बैक ईयर पेपर देखिए, क्योंकि हम लोगों के टाइम में इफ़ यू टॉक अबाउट 2-3 साल पहले की बात करते हैं तब ये सब्जेक्टिव पेपर होता था एमए का। और जेएनयू में एमए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड हैं। तो यदि जेएनयू में आपको एंशिएंट में जाना है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आपको 2-3 साल के पेपर्स देखने हैं, वो आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से जेएनयू ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन बुक है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने भी बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है या बीए किसी भी सब्जेक्ट सोशल साइंस से किया है। तो पहला तो है आरएस शर्मा का एंशिएंट इंडिया। उसको आप डिटेल में फोकस करके पढ़िए, उसको एनालाइज करिए और स्पेशली फैक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू टाइप में आपको पता है कि किसने लिखा, ऑथर कौन था, बुक उसने कौन सी लिखी है। इस तरह के मैचिंग क्वेश्चंस आंसर आपको बहुत मिलेंगे एमसीक्यूज़ में। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के लिए आप रोमिला थापर का बुक भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेंगुइन पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होती है। 2013 का वर्जन बहुत अच्छा है। बुक का नाम है अर्ली इंडिया। रोमिला थापर का, आरएस शर्मा। उसके बाद आप मिडीवल हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो सतीश चंद्रा, जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में ये एक बेसिक टेक्स्ट बुक है जो आपको रेफ़र ही करना पड़ेगा। सतीश चंद्रा का जो बुक है वो 2 पार्ट्स में है, मिडीवल हिस्ट्री पार्ट 1 और मिडीवल हिस्ट्री पार्ट 2। एक में दिल्ली सल्तनत का पीरियड कवर किया गया है, एक में दिल्ली सल्तनत के बाद से लेके टिल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स यूज़ किया गया है। फिर मॉडर्न पीरियड के लिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा सुमित सरकार का मॉडर्न इंडिया जो आता है। ये बुक मैं आपको स्पेसिफिकली जेएनयू के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एनालाइज़ किया है पास्ट फ्यू ईयर्स में जो एमए का एंट्रेंस होता है जेएनयू का हिस्ट्री में, वो इन सब बुक्स के अंदर से ही आएगा। पहले सब्जेक्टिव होते थे क्वेश्चंस, तो बहुत ही क्रिटिकल वे में पूछा जाता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थे। लेकिन एमसीक्यूज़ में जनरली आपको जो चेंजेस हुए सोसाइटी में, एंशिएंट से मिडीवल में जब हम पहुंचते हैं तो क्या क्या चेंजेस था, मिडीवल से मॉडर्न में पहुंचते हैं तो क्या क्या चेंजेस था, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी बुक्स तो आपको करनी ही है। और मॉडर्न इंडिया में सुमित सरकार के अलावा आप बिपिन चंद्रा का यूज़ कर सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो 6 बुक्स मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो रहा जेएनयू का एमए एंट्रेंस के कैसे आपको क्लियर करना है, कैसे क्रैक करना है। इसके अलावा यदि आप एमफिल की बात करें तो एमफिल का भी आज की डेट में एमसीक्यू हो गया है। आपको एमए और एमफिल में डिफरेंस ये है कि एमए में ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव पहले होते थे, अब ऑब्जेक्टिव हो गए, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। लेकिन एमए में खाली फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एमफिल में फैक्ट्स के ऊपर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एमफिल में आपको पता है कुछ हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स थे, कौन कौन सी राइटिंग्स थी। जैसे हमें पता है एनाल्स स्कूल जो फ्रांस में डेवलप हुआ, उसके बाद पॉजिटिविस्ट स्कूल था, फिर इंडिया में मार्क्सिस्ट स्कूल था, नेशनलिस्ट स्कूल था। इन सब का व्यू क्या था, हाउ दे परसीव द इंडियन हिस्ट्री इन देयर राइटिंग्स, कौन कौन से टेक्स्ट ये यूज़ करते थे। इन सब चीज़ों का आपको एनालाइज करके प्रिपेयर करना पड़ेगा जेएनयू का एमफिल एंट्रेंस यदि आपको क्लियर करना है हिस्ट्री में। उसके बाद जेएनयू में यदि आपको डायरेक्ट पीएचडी के अंदर आना है तो उसके लिए भी आपको पता ही होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब डायरेक्ट पीएचडी का, एमए का डायरेक्ट पीएचडी का यदि आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको एमफिल में भी और पीएचडी लेवल में भी आपको इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग इन ब्रीफ बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, कोई थीम आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप पीएचडी या एमफिल में फोकस करना चाहते हैं। उस थीम के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री में सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे
बहुत सारा काम हो चुका है। तो आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक थीम्स चूज़ करिए। फॉर एग्जांपल जेंडर हिस्ट्री में भी स्पेसिफिक पीरियड को लेकर आप यदि एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर आप यदि रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल स्पेशली एमफिल और पीएचडी के दौरान जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, एमसीक्यू एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, जो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको टाइटल तो देना ही देना है, उसके अलावा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि क्यों आप इस थीम पे काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिसर्च प्रपोजल में, वो है आपका हिस्टोरियोग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन में आपको ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है, ऐसे लोगों के काम आपको इंक्लूड करने हैं जिन्होंने, आप जो भी विषय लेते हैं, जो भी थीम लेते हैं, उसके ऊपर आप यदि काम करना चाहते हैं तो उन्होंने अभी तक क्या क्या किया और किस तरीके से जो आपका काम है इन सब लोगों से डिफरेंट होगा। तो ये सब चीज़ आपको वो भी क्रिटिकल वे में लिखना पड़ेगा। सिंपली ये नहीं बताना कि इस बुक में इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर इस हिस्टोरियन का ये आर्गूमेंट है, आपको क्रिटिकल वे में लिखना पड़ेगा यदि आपको स्पेशली जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर करना है एमफिल और पीएचडी लेवल पे। उसके बाद फिर आप ये ध्यान रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम मेंशनिंग इंट्रोडक्शन, टाइटल, यू हैव टू मेंशन रिसर्च प्रपोजल्स के अंदर ही यू हैव टू मेंशन अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप जेंडर हिस्ट्री के ऊपर कोई पीएचडी में थीम रखना चाहते हैं, फॉर सपोज जेंडर हिस्ट्री इन अर्ली इंडिया, ए केस स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड, तो आपको ये, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टाइटल, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हिस्टोरियोग्राफी और इंट्रोडक्शन के अलावा, जैसे इस केस में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, टू लुक आउट फॉर द वेरियस रीजंस एंड टू एनालाइज एंड एसेस द जेंडर डिफ्रेंसिएशंस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर पीरियड। उसमें किस तरीके से इकोनॉमी जो थी हमारी सोसाइटी में, वो मैन वुमेन के बीच में किस तरीके से डिफरेंट था, कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या क्या रीजंस था कि वुमेन वर रेलीगेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस में मैक्सिमम 3 या 4 से ज़्यादा आप मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। एक स्मॉल ब्रीफ पैराग्राफ आप बना सकते हैं, लेकिन बुलेट फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप हाइपोथेसिस लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से जो आपका रिसर्च पीएचडी और जो एमफिल का जो रिसर्च प्रपोजल है, जो आपका थीम है, किस तरीके से आपका हाइपोथेसिस एक आधार बनेगा जिसको बना के आप अपना काम जो एमफिल में और पीएचडी में आप करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेथडोलॉजी। आपका मेथडोलॉजी क्या होगा, किस तरीके से आप अपने थीम को, आप किस तरीके से पीएचडी या एमफिल में आप करेंगे। जैसे आप सोर्सेज यूज़ करेंगे तो उसमें प्राइमरी सोर्सेज क्या होगा, मेन एम्फेसिस आपका प्राइमरी सोर्सेज पे होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मेंशनिंग अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है लिटरेरी सोर्सेज टेंड्स टू बी बायस्ड इन कंपैरिजन विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ट्राई करिए इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज मेंशन करने का अपने रिसर्च प्रपोजल में। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर चैप्टर्स, टेंटेटिव चैप्टर्स आपको बनाने हैं और एंड में आपको कंक्लूजन मेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे आफ्टर क्लियरिंग योर जेएनयू एमफिल एंड पीएचडी एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपको इंटरव्यू के कुछ मार्क्स होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस आई थिंक 30 मार्क्स है इंटरव्यू के, तो वो 30 मार्क्स में यदि आपको मोर देन 20 मार्क्स लाने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, यदि हिस्ट्री में आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बतौर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो तरीका है पढ़ने का, हिस्ट्री का तरीका जो पढ़ने का है, सिंपली ये वॉर कहाँ पे हुआ, आपको फैक्ट्स मेंशन नहीं करना है। आपको थीमेटिकली अपने आंसर्स को, थीमेटिकली अपने क्वेश्चंस को अरेंज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप यदि पढ़ेंगे, जो मैंने बुक्स आपको बताई, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा फॉर एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा फॉर मिडीवल इंडिया, बिपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न इंडिया, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सुमित सरकार। दीज आर सम ऑफ द कोर, दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक टेक्स्ट दैट यू नीड टू फोकस if you want to crack JNU MA, MPhil and PhD entrance examination. Finally, I am very thankful and grateful to Delhi Knowledge Tract. ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आपको ना सिर्फ UPSC, स्टेट PCS, इन एग्ज़ाम्स के जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, किस तरीके से आप कोई UPSC या PCS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ये आपको ये भी बताएगा किस तरीके से जो हमारे स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो MA, MPhil और PhD के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कैसे क्रैक करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्रैक करने के लिए लगातार आप लोग देखते रहिए। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने आप को स्ट्रांगली इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको पता लगेगा सही तरीके से आपको कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।